मिश्रा आप सभी का टेक एनालिस्ट के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज मेरे द्वारा जो आप सभी के लिए सीटेट और यूपी टेट का कंबाइंड प्रैक्टिस सेट चलवाया जा रहा है। दोस्तों उस प्रैक्टिस सेट का नंबर है 24वां दोस्तों, जो कि आपके यूपी टेट और सीटेट एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा। दोस्तों मेरे द्वारा आप सभी के लिए 90 नंबर की दोस्तों तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाई जा रही है। बस आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों और वीडियो को शेयर कर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। पहला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है। दोस्तों आप सभी को पता है कि कारकों की जो संख्या होती है, टोटल कारक कितने होते हैं, 8 होते हैं हिंदी में। और कभी कभी पूछ लेता है कि संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी में कारक 6 होते हैं। तो चूहा बिल से बाहर निकला, तो जहाँ पे दोस्तों आप सभी को बता दें, जहाँ पे भी अलगाव का बोध हो, जहाँ पे अलगाव का बोध हो, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, चूहा बिल से बाहर निकला, तो वहां पे दोस्तों क्या होता है, अपादान कारक होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 2 है कि 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। विशेषण क्या होता है, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाएं वे क्या कहलाते हैं, विशेषण शब्द कहलाते हैं दोस्तों। तो इसमें 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक या सर्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों नेक्स्ट है और आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकें क्या हैं, एकमात्र साधन है, एक महत्वपूर्ण संसाधन है, महत्वपूर्ण नहीं है, आखिरी संसाधन है। तो भाषा शिक्षण में दोस्तों पाठ्य पुस्तकें क्या है, एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि पाठ्य पुस्तकों के जरिए ही पता चलता है कि बच्चे को क्या पढ़ना है और शिक्षक को ज्ञात होता है कि हमको अपने क्या चीज हमको पढ़ाना है। दोस्तों सारी चीजें पाठ्य पुस्तक के जरिए ही पता चलते हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि पाठ्य पुस्तक क्या होती है, एक महत्वपूर्ण संसाधन होती है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, सभी प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ पे मयूर शब्द का तद्भव मोर है। मयूर क्या है, एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है, मोर होता है। तो मोरनी का तत्सम क्या होगा, मोरनी का तत्सम क्या होगा, मयूरी होगा, मयूरा होगा, मयूरनी होगा या मोरनी होगा। तो मोरनी का तत्सम क्या होगा, मयूरी होगा। दोस्तों तत्सम शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो संस्कृत से आए हैं और उसी रूप में प्रचलित होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा। वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है, जंगल, स्त्री, पुस्तक या व्यवसाय। तो वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है, स्त्री के अर्थ में वनिता का प्रयोग होता है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा कि कह रहा है कि कहानी सुनने से कौन सा उद्देश्य पूरा किया जा सकता है। कहानी सुनाने से कौन सा उद्देश्य जो है वो पूरा होता है, अन्य विषयगत क्षेत्रों के साथ प्रदर्शन का समन्वय करना, संवेदी क्षमता विकसित करना, सरल स्वर शैली और सुर परिवर्तन, स्वरों, व्यंजकों, अक्षरों और घबराहट पूर्ण आवाजों का उपयोग करके मौखिक रूप से व्यक्त करना, विषय वस्तु की बुनियादी समझ में सुधार करना। तो कहानी सुनाने का दोस्तों मेन उद्देश्य होता है कि बच्चे की जो संवेदना क्षमता होती है उसको विकसित करना। अगर बच्चा जो होता है दोस्तों कोई कहानी उसको सुनाया जाता है तो बच्चा अपनी कल्पना शक्ति को ज़्यादा बढ़ा लेता है, वो खुद उसी कल्पना में डूब जाता है और जो कहानी आप सुनाते रहते हैं उसी का मेन पात्र को अपने आप को समझने लगता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, कहानी सुनाने से संवेदी क्षमता जो होती है उसकी विकसित हो जाती है। चलिए आगे चल। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों कि बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है। दोस्तों बच्चों की लेखन क्षमता का अगर आकलन करना है तो कौन सा प्रश्न जो है वो सर्वाधिक बेहतर है। बहादुर बित्तो कहानी का अंत बदल कर लिखिए। बहादुर बित्तो में संज्ञा शब्दों को चिन्हित कीजिए। बहादुर बित्तो कहानी को शीर्षक दीजिए। बहादुर बित्तो शीर्षक कहानी लिखिए। बच्चे में लेखन क्षमता का आकलन करने के दृष्टि से कौन सा प्रश्न महत्वपूर्ण है कि बहादुर बित्तो कहानी का अंत बदलकर अपने शब्दों में लिखिए। इससे दोस्तों क्या होता है कि बच्चे की लेखन क्षमता का आकलन हो जाता है कि बच्चा कितना अच्छा तरीके से चीज़ों को सीखा है और कितने तरीके से अच्छे तरीके से उस चीज़ को लिख पा रहा है। ठीक है,
और लिखने की क्षमता से दोस्तों उसके डिस्ग्राफिया जो शिकार होता है दोस्तों। अगर बच्चा अगर लिखने में कोई गलती कर रहा है तो उससे पता चल जाता है कि उसको डिस्ग्राफिया का प्रॉब्लम भी है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों कि लड़का पेड़ से गिरा। यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कि अलगाव का बोध हो रहा है। लड़का जो है पेड़ से गिर रहा है, यहाँ पे अलगाव हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा? अपादान कारक, संप्रदान, कर्म का अधिकरण। तो यहाँ पे भी दोस्तों क्या होगा? अपादान कारक होगा। ठीक है, जहाँ पे कोई चीज किसी के ऊपर हो या पर हो वहाँ पे क्या होता है? आपका अधिकरण कारक होता है। जहाँ पे कोई चीज किसी को दान दी जाए और उससे वापस न ली जाए वहाँ पे क्या हो जाता है? संप्रदान कारक होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या देखिएगा, सभी प्रश्न दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। कि बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? बोलना कौशल में सबसे महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों? आप सभी को पता है कि भाषा कौशल जो होता है मुख्यतः 4 प्रकार का, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना होता है। तो बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? कि समझ कर बोलना। किसी चीज को बिना समझे न बोलना। बोलना कौशल का मतलब होता है कि किसी भी चीज को बोलने से पहले या उस चीज को समझ कर बोलना। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों नेक्स्ट है कि यहाँ दोस्तों आपके संधि से प्रश्न पूछा गया है कि पुनर्जन्म शब्द में संधि विच्छेद आपको बताना है कि पुनर्जन्म में कौन सा संधि विच्छेद है पुनर्जन्म का। दोस्तों आपको बता दें कि पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या है? पुनः प्लस जन्म है। इसमें दोस्तों आप सभी को पता चल गया होगा देखते ही कि इसमें क्या है? विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। क्योंकि विसर्ग के बाद अगर स्वर या संधि आए तो जो नया शब्द बनता है वो क्या कहलाता है? विसर्ग वर्ण कहलाता है। और दोस्तों इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं कि भाषा कौशलों में अभिव्यक्ति कौशल कौन सी है? भाषा कौशल मुख्यतः 4 प्रकार के, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो भाषा कौशल में अभिव्यक्ति कौशल कौन सी होती है जिसके द्वारा हम अपने आप को व्यक्त कर सके या अपनी बात को रख सके? 2 ही तरीका होता है, या तो हम बोल कर लिखें या तो लिख दें। ठीक है, या तो बोलें या तो उस चीज को लिख दें। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों कि नर्सरी कक्षा में शुरू करने के लिए सबसे अच्छा प्रथम प्रसंग क्या होता है? नर्सरी कक्षा में जब बच्चा जाता है, भले ही अपने आसपास पड़ोस या विद्यालय के बारे में न जानकारी रखता हो, लेकिन उसे अपने परिवार के बारे में संपूर्ण जानकारी होती है। तो नर्सरी कक्षा में शुरू करने के लिए सबसे अच्छा प्रसंग कौन सा होगा? मेरा परिवार। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों सभी प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है? अपने द्वारा कही गई बात की तार्किक पुष्टि करना, भाषा का सृजनशील एवं कल्पनशील प्रयोग करना, रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना, भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना। जहाँ पे दोस्तों कंठस्थ करने की बात आ जाएगी वो एकदम बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो यही इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, देखिएगा नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? एक भाषा शिक्षक यही चाहेगा कि उसके जो बच्चा है उसको भाषा का अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध किया जाए, उसको मौका दिया जाए ताकि अपने भाषा का अच्छे तरीके से प्रयोग कर सके। अगर उसके भाषा प्रयोग में कोई गलती आ रही तो उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग करके उस चीज को सुधारा जाए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। दोस्तों जिस भी प्रश्न के ऑप्शन में आपको बच्चे को अवसर देने की बात आ जाए वही उस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों कि हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं क्योंकि पहले आप समझ लीजिए कि हिंदीतर भाषी बच्चे क्या होते हैं? ऐसे बच्चे जिनकी भाषा जो है वो हिंदी से अलग हो, जो अपने बोलने के लिए अधिकतर अपने भाषा का प्रयोग करते हो, ऐसे बच्चे क्या कहलाते हैं? हिंदीतर भाषी बच्चे कहलाते हैं। तो हिंदीतर भाषी बच्चा जो है अपनी बात को प्रकट करने में रुचि नहीं ले रहा है। इसका मतलब क्या है कि अध्यापक उसकी भाषा संबंधी त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करता। इस कारण से बच्चा जो है वो रुचि नहीं ले रहा है।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों शेयर कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा। अब यहाँ से दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है बाल विकास के, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। कि प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, प्रतिभाशाली होने का संकेत क्या नहीं है? सृजनात्मक विचार, दूसरों के साथ झगड़ा करना, अभिव्यक्ति में नवीनता या जिज्ञासा। तो प्रतिभाशाली छात्र ऐसे होते हैं दोस्तों जो कि जिनका विचार, नए नए विचार उनके मन में आते रहते हैं दोस्तों। कुछ वो स्वतंत्र रूप से कोई चीज कर सकते हैं या वो निर्णय लेने में क्या होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं। और वो अभिव्यक्ति में नवीनता, मतलब कोई चीज नवीन तरीके से ही व्यक्त करने की कोशिश करते हैं या उसमें किसी चीज को जानने की जिज्ञासा होती है। लेकिन दूसरे के साथ झगड़ा करना ये प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का संकेत नहीं माना जाता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जाता है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह श्रेय किसको जाता है? पियाजे को जाता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को दिया था। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के 4 चरण बताए थे। पहला चरण था संवेदीगामक अवस्था, दूसरा था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा था मूर्त और चौथा था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा कि केस अध्ययन विधि के संबंध में क्या सही नहीं है। केस अध्ययन की विधि के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, केस अध्ययन विधि होती क्या है? यह एक ऐसी विधि होती है जो कि कारण का पता लगाकर समस्याओं का निदान करती है। यह एक क्या होती है? वैज्ञानिक विधि होती है। यह एक बहुत ही सरल और सस्ती विधि होती है, लेकिन यह एक बहुत ही कठिन विधि होती है। एक कहना दोस्तों बिल्कुल गलत होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।